सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। प्रस्तुत अध्याय में सर्वप्रथम हम संविधान के बारे में जानना चाहेंगे कि संविधान का अभिप्राय क्या है, संविधान का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान का मतलब होता है वे लिखित और अलिखित नियम, रिटन और अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वे लिखित और अलिखित नियम एवं अधिनियम जो शासन के स्वरूप, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उन सामान्य नियमों को स्पष्ट करे जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। भारतीय संविधान अनेक तत्वों और मूल भावना के संबंध में बहुत ही अद्वितीय और अनोखा है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से लिए गए हैं और स्वयं भारतीय संविधान में भी ऐसे बहुत से तत्व हैं जो अन्य देशों के संविधानों से बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में 1949 में अपनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अनेक वास्तविक लक्षणों में आज तक कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके हैं और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन विशेष रूप से 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से किए गए हैं। संविधान में बहुत व्यापक परिवर्तन करने वाला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हम संक्षिप्त संविधान और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हालांकि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था पहले ही कर दी थी कि यदि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मिलित संवैधानिक शक्ति के तहत कोई संशोधन करती है और यदि वो संवैधानिक संशोधन संविधान के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश करता है तो ऐसे कानून को, अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के तहत नल एंड वॉइड रद्द कर सकता है। यदि भारतीय संविधान की विशेषताओं और विशेष लक्षणों पर गौर किया जाए तो इसके बहुत से लक्षण, आधारभूत लक्षण हमको दिखाई देते हैं। मसलन यह लिखित और विस्तृत संविधान है। इट इज अ रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। भारतीय संविधान में बहुत सारी विशेषताओं को बहुत से देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता को स्थापित करता है। It's reflect a rigidity and flexibility in Indian Constitution. India is a sovereign democratic republic state. भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करता है। यहां पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, स्वतंत्रता को स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों की विशेषताओं को समाहित किया गया है। बहुत सारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 35 के बीच। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है नागरिकों के। इसके उपरांत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भारत में हम सभी जानते हैं संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे भारतीय संविधान में कई स्वतंत्र निकायों की स्थापना की गई है, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नियंत्रक और महालेखाकार, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में विश्व के बहुत से देशों की संवैधानिक विशेषताओं को समाहित करते हुए हमारे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवेश के अनुरूप भी बहुत सारे लक्षणों को समय समय पर जोड़ा जाता रहा है। भारतीय संविधान की सर्वप्रथम विशेषता मिलती है, यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधानों के उदाहरण में अमेरिकी संविधान, भारतीय संविधान का जिक्र किया जा सकता है और अलिखित संविधानों के उदाहरण में
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल के रूप में हम ब्रिटेन के संविधान का जिक्र कर सकते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत ही समृद्ध, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 के संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। Previously, in 1949, the Indian Constitution consists one preamble, 395 articles. It was divided into 22 parts and it includes 8 schedules. यदि आज वर्तमान में मैं जनवरी 2020 के आंकड़े के हिसाब से अगर बात करूं तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, इसे 25 भागों में विभक्त किया गया है और आज इसमें 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे कुछ कारण दिखाई देते हैं। मसलन इसका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र और विविधता। दूसरा, कई ऐतिहासिक उदाहरण जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छांटने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश स्ट्रक्चरल पार्ट, ढांचागत हिस्सा, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान में संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के कई अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत यदि हम देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। जैसे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, गवर्नर, इमरजेंसी राइट्स, पब्लिक सर्विस कमीशन और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता इसकी पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 के माध्यम से संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, परंतु इस संशोधन के लागू होने से पहले भी भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य था। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म, मजहब व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मामला माना जाता है और राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक इसके विपरीत थियोक्रेटिक स्टेट यानी मजहबी राज्य वे राज्य होते हैं जिनके कायदे कानून धार्मिक पुस्तकों पर आधारित होता है और उस देश ने स्वयं को एक थियोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर कर रखा होता है। मसलन सऊदी अरब और पाकिस्तान एक खास मजहब यानी इस्लाम से बंधा हुआ राज्य है। भारतीय संविधान ने पंथ निरपेक्षता पर बल दिया है और मजहब और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखा है। सब लोग अपने अपने मजहब को मानने और उसका प्रचार करने का हक रखते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करने और उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार है। संक्षेप में यदि मैं भारतीय संविधान के एक लक्षण के रूप में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मानता हूं तो इसके निम्न प्रकृति, इसके निम्न लक्षण मुझे दिखाई देते हैं। जैसे धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का यहां भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, संवैधानिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने या उसकी उपासना करने का समान अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार की स्वतंत्रता है।
सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अतिरिक्त राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने का भी कोशिश करेगा और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में भारतीय राज्य को एक मजहबी राज्य घोषित नहीं किया गया है और भारतीय संविधान किसी एक धर्म का पोषण नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण भारतीय संविधान रखता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता या इसका अगला लक्षण है इंडिया एज अ सोशलिस्ट रिपब्लिक। भारत एक समाजवादी गणराज्य है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारत को एक समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। वैसे प्रस्तावना में और संविधान के किसी अन्य भाग में समाजवाद की व्याख्या नहीं की गई है। समाजवादियों ने राज्य के कार्यक्षेत्र को बहुत व्यापक माना है। उनका लक्ष्य यह रहा है कि सभी आधारभूत उद्योगों को, सभी हैवी इंडस्ट्रीज को, जैसे लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, बिजली उत्पादन में कार्यरत उद्योग, रेलवे और यातायात के प्रमुख साधन इत्यादि पर राज्य का स्वामित्व रहे। दूसरा, स्टेट द्वारा सोशल सिक्योरिटी की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाए, यानी राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि वह बीमारी, बेरोजगारी और बुढ़ापे की स्थिति में लोगों को राज्य की ओर से सहायता प्राप्त हो। तीसरा, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का सहारा लिया जाए। और समाजवादी व्यवस्था में राज्य का कार्यक्षेत्र इस प्रकार बहुत व्यापक हो जाता है, इसलिए इसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद और राजकीय समाजवाद भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द भले ही 1976 में जोड़ा गया हो, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में यह घोषणा भी कर दी थी कि कांग्रेस का लक्ष्य एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना है। भारत में सरकार की नीति यह रही है कि सभी नागरिकों को जीविका के साधन, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन और आर्थिक मजबूरी के कारण लोगों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी एज, पावर और हेल्थ के अकॉर्डिंग ना हो। समाजवादी नीति के अंतर्गत ऐसे उद्योगों की एक अलग श्रेणी बनाई गई जो पूरी तरह से राज्य की जिम्मेवारी माने गए और जिन्हें धीरे धीरे राज्य के नियंत्रण में लाया जाना था। पर इस समाजवादी गणराज्य के संदर्भ में सन 1991 के पश्चात भारत में अपनाई गई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की गई और ये जो 1991 में नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की गई थी, इसके माध्यम से धीरे धीरे सरकार का हस्तक्षेप कम होता चला गया और निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ता चला गया। नई औद्योगिक नीति के पश्चात विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करने का एक संरचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया। ज्यादातर उद्योग धंधों के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस, औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। अब समाजवाद के स्थान पर बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था यानी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को कायम किया गया, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन भी कहा जाता है। संवैधानिक विशेषज्ञों की यहाँ पर राय यह है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग आर्थिक नीतियां हो सकती हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी सोशलिज्म के प्रति, समाजवाद के प्रति अपनी निष्ठा दिखाए। इसलिए संविधान में समाजवाद शब्द का होना कई कानूनी उलझने भी पैदा कर सकता है। भारतीय संविधान का अगला लक्षण है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है और राज्यों के हाई कोर्ट के नीचे सिक्वेंशियल ऑर्डर में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट। न्यायालयों में एक सिंगल सिस्टम
केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका के संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य की न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो इसकी सुरक्षा को, इसके अस्तित्व को बचा के रखते हैं। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा होती है, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें होती हैं, इनको दिए जाने वाले भत्ते, सैलरी सभी भारत के कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं, जिस पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। और विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती, यानी संसद के अंदर न्यायाधीशों के कार्य प्रणाली पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। और सेवानिवृत्ति के बाद अदालत के कामकाज पर रोक और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी भारतीय संविधान में निहित है। और भारतीय संविधान में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना भी इसकी एक विशेषता को दर्शाता है। यदि भारतीय संविधान के अगले लक्षण की बात करूं तो अगले लक्षण के रूप में भारतीय संविधान में एकात्मकता और संघात्मकता दोनों के गुणों का समावेश दिखाई देता है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 स्तरों पर सरकार, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और स्वतंत्र न्यायपालिका व द्विसदनीयता आदि। देखिए, भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी मौजूद हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र की स्थापना, पूरे देश के लिए एक संविधान, प्रत्येक नागरिक के लिए एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, संविधान का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, केंद्र द्वारा राज्यपालों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। ऐसे हमें बहुत से उपबंध दिखाई देते हैं जो भारत में एकात्मक शासन के लक्षणों को दर्शाता है। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, का वर्णन किया गया है, जिसके 2 अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ विभिन्न राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ था, जहां 13 औपनिवेशिक राज्यों ने समझौते के माध्यम से अमेरिकी राज्य का निर्माण किया था। यही वजह है कि अमेरिका में राज्य की अलग नागरिकता होती है और राष्ट्रीय नागरिकता अलग होती है। राज्यों के गवर्नर अलग होते हैं और सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट काम करता है। ठीक इसके विपरीत दूसरी विशेषता या दूसरा अभिप्राय है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को कई नामों से पुकार दिया जाता है, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ, अर्ध संघ, क्वासी फेडरल, केसीवियर ने ऐसा कहा था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जॉन्स ने कहा था इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहयोगात्मक संघवाद की संज्ञा दी। वहीं आइवर जेनिंग्स और कुछ अन्य विचारकों ने फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, एक ऐसा संघ जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, के रूप में इसको बताया। इसके पश्चात यदि भारतीय संविधान के अगले लक्षण पे की बात करूं तो वह है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन और प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
बिटवीन आर्टिकल 12 to 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए, संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के मध्य, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार द राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन बिटवीन आर्टिकल 29 टू 30, अनुच्छेद 29 और 30 के बीच में सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वास्तव में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की भावना को प्रमोट करना रहा था। यह एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मनमाने कानूनों पर एक रोक लगाने का काम करता है और उल्लंघन होने की स्थिति में कोर्ट, जुडिशरी के माध्यम से इसे लागू करवाया जा सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए कई तरह के रिट्स जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, मेंडामस, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण जैसे रिट या अभिलेख जारी कर सकता है। हालांकि मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं और ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से समाप्त भी कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उनको छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते, उनको क्रियान्वयन किए जाने की शक्ति स्थगित कर दी जाती है। द पावर ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग इमरजेंसी हैज बीन सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड। और आपातकाल के दौरान केवल आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता। यदि भारतीय संविधान के अगले लक्षण की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है, जिन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी और तथा उदार बौद्धिक, सोशल, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, और यह बात संविधान में कही गई है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेवारी बनती है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपने समक्ष रखे, इनके अनुसार अपने कानूनों का निर्माण करे। इसलिए इन्हें लागू कराना राज्यों का एक नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है। किंतु इसकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक शक्ति है, अर्थात जनमत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में सन 1980 में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। नीति निर्देशक तत्वों के पश्चात मौलिक अधिकारों के साथ ही भारतीय संविधान में हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के साथ ही फंडामेंटल राइट्स के साथ ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी नागरिकों को दिए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। सर्वप्रथम स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशंस पर 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से कुछ
आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे शामिल किया गया था और संविधान के भाग 4A के भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है, जिसके तहत भारतीयों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की विशिष्ट संस्कृति और धरोहर को बना के रखें, सभी लोगों के बीच आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें और अन्य कई मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाता है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने देश, समाज और अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेवारियों का भी पालन करना है और इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह नागरिकों की नैतिक जिम्मेवारी का पक्ष है। भारतीय संविधान के अगले लक्षण के रूप में हमें संसदीय शासन व्यवस्था दिखाई देती है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारतीय संसद केंद्र सरकार का एक लीगल ऑर्गन है, एक विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद अपना केंद्रीय स्थान रखती है और संविधान के 5वें भाग में आर्टिकल 79 से 122 के बीच संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों और शक्तियों का वर्णन किया गया है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था की एक खास विशेषता होती है कि कार्यपालिका जब कभी भी कोई नीति या निर्णय बनाती है तो उस नीति या निर्णय को लेने के बाद कार्यपालिका संसद के प्रति, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। दूसरे शब्दों में, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपने द्वारा लिए गए निर्णयों और कार्यों में संसद के प्रति जवाबदेह होती है, उस शासन व्यवस्था को संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। और भारत में यह संसदीय शासन का स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, संसदों की जननी भी कहा जाता है, और भारत में विशेषकर जो संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली है वो विशेषकर ब्रिटेन से ली गई है। यह संसदीय व्यवस्था हमारे संविधान का एक आधारभूत ढांचा भी है। भारतीय संविधान में हमें लचीलापन और कठोरता भी दिखाई देती है, और लचीलेपन और कठोरता की दृष्टि से भी भारतीय संविधान का एक लक्षण देखा जा सकता है। कठोर संविधानों से माना जाता है जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। और लचीला संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की होती है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिश्रित स्वरूप है। आर्टिकल 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। पहला, कुछ संशोधन को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत से कोई संशोधन किया जा सकता है। और दूसरा, कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान में कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह ही संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से भी संशोधित किए जा सकते हैं, और यह उल्लेखनीय है कि यह संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। इसके उपरांत हम देखें तो भारतीय संविधान में अन्य अनेक लक्षण दिखाई देते हैं जिनका जिक्र मैंने अभी ऊपर नहीं किया है, जैसे कि भारतीय संविधान में हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था दिखाई देती है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता की बात करता है, और भारतीय संविधान में कई स्वतंत्र निकाय स्थापित किए गए हैं, जैसे संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य चुनावों के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है।
केंद्र और राज्य सरकार के खातों की जांच के लिए भारत सरकार ने कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट की है। अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य स्तर पर विभिन्न सेवाओं की नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनेक लक्षणों को विभिन्न देशों से भी लिया गया है और अनेक लक्षणों को स्वयं भारत के संविधान में भी डाला गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा, लिखित, कठोर, लचीला, संघात्मक के साथ एकात्मकता की विशेषताओं को लिए हुए एक अनूठा संविधान उभर कर आता